नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। आपको पहले खबर बताएंगे। फिक्की की आज की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने फिक्की में संबोधित करते हुए तमाम उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यूपी में कभी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पहले भर्तियों में वसूली हुआ करती थी, चाचा भतीजे में वसूली की प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन आज यूपी में सभी कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आज उन्होंने फिक्की की बैठक में, कार्यकारिणी की समिति की बैठक में ये बातें कही। कार्यकारिणी समिति की बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करने पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कभी यूपी में कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं होता था, लेकिन आज की मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू को सरप्लस कर रही है और आज रेवेन्यू स्टेट बन गया है। पहले भर्तियां कम होती थी, जो भर्तियां होती थी उनमें वसूली होती थी। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा में वसूली की प्रतिस्पर्धा होती थी। वो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गई। निकिता, क्या कुछ जानकारी है आज के कार्यक्रम से संबंधित? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज यानी सोमवार को फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और उपभोक्ता और श्रम बाजार, साथ ही उद्यमियों का स्वागत करता है। और उन्होंने इस अवसर को महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट बताते हुए कहा कि आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और मुख्यमंत्री ने फिक्की को उत्तर प्रदेश के विकास को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा है कि इस संगठन के निवेशकों के लिए सकारात्मक माहौल और साथ ही इकोसिस्टम बनाने में सरकार का साथ दिया है। विशेष रूप से इन्वेस्टर समिट अगर 2018 और 23 की बात करें तो उसे सफल बनाने में फिक्की का योगदान सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश कभी अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं था और आज वह रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उस पर लाइमलाइट डालते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी यहाँ लंबे समय तक बीमारू राज्य के रूप में ये जाना जाता था। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की बराबरी थी, लेकिन धीरे धीरे वह घटकर 1/3 रह गई। तो ये सब संबोधन करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। और निकिता, जिस तरीके से फिक्की के काम को उन्होंने सराहा, नो डाउट कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छा मौका था, उनके कामों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। और फिक्की का उत्तर प्रदेश के विकास में जो योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके से संबोधन में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के कारण लोग अपनी पहचान छुपाने को जिस कदर मजबूर हो जाते थे, महाकुंभ का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि 2017 से पहले कुंभ में जो गंदगी और अव्यवस्था थी, लेकिन एक बार स्वच्छता और जो व्यवस्था है उसका सबका ध्यान अपनी ओर जरूर केंद्रित किया और पूरे राज्य में कानून का जो शासन है उसको स्थापित किया। और जितने भी जरूरी लाउड स्पीकर्स है, अनावश्यक लाउड स्पीकर है, माफ कीजिएगा, उनको हटाया गया। सड़क पर धार्मिक आयोजन को जो नियंत्रित है वो किया गया और बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया। पुलिस भर्तियों की पारदर्शिता लाई गई। 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया गया। तो ये सारी तमाम बातें 2017 से पहले क्या कुछ होता था, बाद में क्या कुछ हुआ, उन सभी चीजों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया इस कार्यकारिणी बैठक में। ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर सहारनपुर से आपको बताएंगे, जहां पर सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के विवादित बोल आज सुनने को मिले। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जिस दिन आ जाएंगे हम उस दिन इलाज कर देंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को 1 घंटे में ठीक कर देंगे। फिलहाल विवाद बढ़ने के बाद इमरान मसूद का यू टर्न भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हमने संविधान से इलाज करने की बात कही थी। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का ये बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने आज अपने बयान में वक्फ बिल को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में इस बिल को ठीक कर देंगे। हालांकि जब विवाद उनके बयान से बढ़ा तो फिर इमरान मसूद बैकफुट पर भी नजर आए। चंद्रभान हमारे साथ, हमारे सहयोगी सहारनपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रभान, क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने, ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, इमरान मसूद जो है, जो हैदराबाद में जो उन्होंने बयान दिया था कि हम इलाज कर देंगे और जो है संविधान को जो है उसको संविधान के अनुसार उसे लागू करेंगे। लेकिन आज जब इमरान मसूद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से बैकफुट पर आए और संविधान का उन्होंने हवाला यहाँ पे देते हुए उन्होंने कहा है कि जो संविधान है, संविधान के अनुसार ही जो वक्फ का जो संशोधन जो बिल है उसको वापस लेंगे और जो जो किया गया है, संशोधन जो किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत किया गया है और जिसकी वजह से जो उनकी जो मस्जिदें हैं या उनकी जो कब्रिस्तान है वो जो है धारा 20 और 22 के अंतर्गत जो है उसको उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो उन्होंने यहाँ पे बात कही है और यहाँ पे यू टर्न लेते हुए इमरान मसूद आज यहाँ पे दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं जो है ये एक राजनीतिक, क्योंकि जो है जो हैदराबाद में जब वो गए तो हैदराबाद जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ओवैसी का गढ़ है और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है इस बात को वहाँ पे एक मंच से यहाँ पे दोहराया है। और आज जो इमरान मसूद जो क्योंकि आज जो अब जो इमरान मसूद यहाँ पे बिल्कुल अलग रूप में यहाँ पे दिखाई दिए हैं। जी और चंद्रभान, साफ तौर से ये भी बात समझ में आती है कि इमरान मसूद उस बयान के बाद फंस गए। उनको लगने लगा कि मामला दूसरी दिशा में जा रहा है, इसलिए उन्होंने मामले को यू टर्न लेते हुए संवैधानिक बात कह दी। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि जब उनका जो वो बयान था जो एक मंच पर जो उन्होंने हैदराबाद में दिया तो वहाँ पर जो है एक तरह से वो बड़े जोश और खरोश में वहाँ पे दिखाई दिए और वहाँ पर भी जब लोगों ने वहाँ के जो पत्रकार जो लोकल जो वहाँ की मीडिया है उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसमें भी उन्होंने वही बात को जो बाकायदा दोहराया। लेकिन जो यहाँ पर आकर जो आज जो सहारनपुर में जब इमरान मसूद यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे जब बात की गई है तो उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को नकारा है और जो है इस बात को यहाँ पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो संविधान है, संविधान के अनुसार ही जो उसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए था और जो है संविधान, अब वो संविधान को आगे रखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जो है जिस तरह से वो अब जो अपने बात से जो यू टर्न ले रहे हैं वो किस तरह से वहाँ पे देखा जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर आपको अयोध्या से बताएंगे, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर को एक बार फिर धमकी मिली है। मेल के जरिए इस मंदिर को धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी के बाद जांच में जुट गई हैं। राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर अलर्ट हो गया है। तमिलनाडु से फिलहाल ये ईमेल भेजा गया है और धमकी के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या में राम मंदिर को, अनिल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो किस तरीके से मेल भेजा गया है, कब भेजा गया है और किस तरीके से इस मेल के बाद अलर्ट है? देखिए, देर रात्रि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो ऑफिशियल मेल है उस पर एक मेल आता है तमिलनाडु से कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं, जिसको लेकर जैसे ही सूचना मिलती है यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है और जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं पूरी तरह से चौकन्नी हो जाती हैं। हालांकि ट्रस्ट का कोई भी इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से इनकार करता नजर आ रहा है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से चौकन्नी है और उन्होंने पूरी तरह से एक मैप बना के पूरी तरह से मंदिर को सैनिटाइज किया हुआ है। कुछ पता चल पाया डोमेन के बारे में, कहां से मेल भेजा गया, किसने भेजा, कुछ इस पर सुरक्षा एजेंसियों को पता चल पाया, किस दृष्टि से भेजा गया? तमिलनाडु सरकार से कोई बात हुई? बताया जाता है कि तमिलनाडु का एक व्यक्ति है जिसने आशंका जाहिर की है कि जल्द ही हो सकता है कि राम मंदिर पर बम गिराने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं, जिसको लेकर जैसे ही सूचना मिलती है अयोध्या का जो भी सूचना तंत्र है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। जो मेल आया था उस मेल का पता लगाता है तो पता चलता है कि वो तमिलनाडु से मेल आया है। साथ ही साथ उस सभी पहलुओं की जांच
सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। इसकी सुरक्षा में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से एक एक पहलुओं को अच्छे से जांच परख कर रही है। जी ठीक है, आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो भी जानकारी होगी फिर आपसे हम साझा करेंगे जानकारियों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बताएंगे, जहां पर बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ है। बीजेपी के कटरा से विधायक की गाड़ी पर यह हमला किया गया है। टायर को फाड़ने की कोशिश की गई, कार में सरिया घोंप दी गई। वीर विक्रम सिंह बीजेपी के कटरा से विधायक हैं और उनके साथ ये पूरा मामला पेश आया है। बड़ी खबर है शाहजहांपुर से, बीजेपी विधायक की गाड़ी पर यह हमला हुआ है और उनकी गाड़ी में सरिया घुसड़ने की कोशिश की गई, टायर को फाड़ने की कोशिश की गई। सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। शशांक हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। शशांक, क्या हुआ, कैसे घटना घटी? देखिए, आज अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम था वना ज्योतिपुर क्षेत्र के नवादापुर इंदे गांव में। उस वक्त वहां पर कटरा विधानसभा के विधायक जो थे वीर विक्रम सिंह वो भी पहुंचे थे। वो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने बाबा भीमराव के बारे में जानकारी दी। उसके साथ ही बताते चले, उस कार्यक्रम के दौरान जब भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात थी तो पुलिस ने इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि भाजपा के विधायक वीर विक्रम सिंह की गाड़ी में सरिया घोंप कर टायर पंचर कर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्या पता चल पा रहा है, किस लोगों ने किया? देखिए ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जिस इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था उस इंटर कॉलेज की भूमि को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते जो अपोजिट पार्टी थी वो कहीं ना कहीं विधायक वीर विक्रम सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी। इस तरीके के सूत्रों से जो खबर मिल रही है तो उनका कहना है कि जो कुछ है चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी के कारण ही विधायक के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश की गई। इस मामले में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है, कोई शिकायत दी है विधायक ने? जी बिल्कुल, विधायक की तरफ से तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ठीक है शशांक, इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर हज यात्रा से जुड़ी हुई। अब हज यात्रा में आवेदन करने वाले 12 साल से छोटे बच्चों को वीजा नहीं मिल पाएगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज का वीजा नहीं मिल पाएगा। जो वीजा दिया गया था वो निरस्त कर दिया गया है। तमाम राज्यों में लगभग 291 बच्चों का वीजा निरस्त हुआ है। यूपी के लिए 18 बच्चों के लिए निरस्त किया गया है। सऊदी सरकार 12 साल से कम बच्चों को वीजा नहीं दे रही है। वीजा न मिलने के चलते हज यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ हज पर जा रहे थे और वो परिवार में उनके और कोई नहीं था, वो बच्चों को छोड़कर जाएंगे तो हज नहीं कर सकते। फिरोज पूरी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। फिरोज, क्या जानकारी है, क्यों ये फैसला लिया गया सऊदी सरकार की तरफ से? हज पर जाने के लिए अब तक बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो होते थे सभी लोग इसमें जो है वो हिस्सा लेते आए, लेकिन इस बार हज के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। इसी के चलते भारत के 291 बच्चों को हज करने की इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल हर साल लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री हज के लिए सऊदी अरब जाते थे। इस मौके पर कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है, क्योंकि सऊदी सरकार ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखकर लिया। आपको बता दें कि हज 2024 में भारी भीड़ जुटी थी और हीट वेव के चलते लगभग 1200 लोगों की मौत भी दर्ज हुई थी। इसी के बाद इन हालातों को देखते हुए सऊदी अरब ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जिसमें बच्चों के हज करने पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही हज के दौरान भारी भीड़ जुटती है, इसी के चलते बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के साथ साथ सऊदी अरब ने हज के दौरान नए सुरक्षा उपाय पेश करने की योजना बना रहा है। इसमें पवित्र स्थलों पर सख्त नियंत्रण और भीड़ को मैनेज करने के लिए बेहतर तरीके और निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सख्त वीजा जो है वो नीतियां होंगी। इसी के चलते भारतीय हज समिति ने एक सर्कुलर जारी कर सऊदी सरकार के फैसले को सूचित किया है कि इसी के साथ हज समिति ने घोषणा भी की है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो हज के लिए उनका भुगतान जिन्होंने जो हज के लिए आवेदन किया था वो उनका भुगतान जो है उनका वापस किया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि सऊदी अरब के निर्णय के चलते 291 जो आवेदक थे बच्चे
उसमें से अगर हम यूपी की बात करें तो करीब 18 बच्चे ऐसे हैं जो हज पर नहीं जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले साल से अगर हम देखें तो लगातार हज यात्रियों के जाने में जो है वो गिरावट चलती चली आई है। तो इस बार भी काफी कम यात्रियों ने ही आवेदन किया था, लेकिन बच्चों का ये जो 18 बच्चे जो निरस्त किए गए उत्तर प्रदेश से, उसमें भी अगर हम बात करें तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाते थे, लेकिन अब वो बच्चों को कहीं छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते। इसमें देखा ये जाएगा कि कई और भी ऐसे वीडियो होंगे जिनको ठीक अपना है जाने का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल के मैच की। तो आज लखनऊ सुपर जायंट का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के साथ होना है। शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाना है। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा। लखनऊ सुपर जायंट बनाम चेन्नई सुपर किंग। आज धोनी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचे हुए हैं और 30वां आईपीएल सीजन का ये मैच है। इस मैच में लोग अपनी होम ग्राउंड की टीम लखनऊ सुपर जायंट को सपोर्ट करने, उसको चीयर करने पहुंचे हुए हैं। अंक तालिका में लखनऊ सुपर जायंट चेन्नई सुपर किंग से ऊपर है और आज का मुकाबला अगर चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है तो फिर इस आईपीएल से ऑलमोस्ट वो बाहर हो जाएगी। फिर वो आगे सेमीफाइनल्स खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत करो या मरो की कंडीशन। रवि मेरे साथ, मेरे सहयोगी इकाना स्टेडियम के बाहर से मौजूद है। रवि, क्या कुछ चल रहा है वहां पर मैच से पहले? अब बिल्कुल दोनों ही टीमें इस वक्त काना स्टेडियम पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है और उसके अलावा जो चेन्नई की पूरी टीम है वो मौजूद है। उसके अलावा लखनऊ में मैच हो रहा है और लखनऊ की टीम मौजूद है। लखनऊ के लोगों के लिए खाद उत्साह है। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने परिवार के साथ आए हुए, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से ही महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और उत्साह है। हालांकि टीम पहुंच चुकी है लेकिन अब ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाएंगे, मैच देखेंगे, कितना रोमांचकारी मैच होने वाले से बात करेंगे। क्या सोच कर आए हैं, कैसा रोमांच देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा रोमांच मिलेगा और लखनऊ जीतेगी। चेन्नई के बहुत समर्थक नजर आ रहे हैं। नहीं, ये तो चेन्नई के समर्थक नहीं है जी, ये धोनी के समर्थक हैं। धोनी के समर्थक हैं। धोनी के समर्थक आप लोग किसके समर्थक हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली चेन्नई सुपर किंग्स के हम सपोर्टर हैं और उसी की जीत की कामना करते हैं। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए, कहाँ से आए? रायबरेली लखनऊ। किसको देखने आए? ऋषभ पंत को। किसको देखने आए? ऋषभ पंत। धोनी को नहीं देखने आए? आप किसको देखने आए? हम तो देखने आए तो धोनी को ही, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं एलएसजी को, अपनी होम टीम को। बिल्कुल लखनऊ की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटा बच्चा मौजूद है। बेटा किसको देखने आए हो अभी? धोनी। धोनी को। धोनी को देखा भी आपने? बस में देखा था। बस में देखा है। एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बच्चे मौजूद थे निश्चित तौर पर और जो दोनों ही टीमें पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में मैच शुरू होगा। हालांकि रोज मैच में रोमांच जरूर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और रवि, जिस तरीके से अगर अंक तालिका की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट बहुत मजबूत है एलएसजी से, चेन्नई सुपर किंग से। तो ऐसे में आज के मुकाबले को लेकर के रोमांच भी बढ़ जाता है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आपका। बिल्कुल चेन्नई की अगर बात करें, चेन्नई के लिए करो या मरो की स्थिति होगी क्योंकि चेन्नई को ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि लखनऊ ने लगातार एक के बाद एक मैच जीते हैं तो लखनऊ ने तो अपने आप को मजबूत साबित कर लिया है। हालांकि ये जरूर जो महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक है उनका साफ तौर पर जरूर कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी का अच्छा खेलेंगे और बड़ा स्कोर करेंगे अगर चेन्नई पहले बैटिंग करता है और अगर लखनऊ पहले बैटिंग करता है तो कम स्कोर पर रोकने का काम करेंगे। यानी कि चेन्नई के महेंद्र धोनी के समर्थक है वो ये मानते हैं कि चेन्नई इस बार अच्छा खेलेगा और सबसे बड़ा चेन्नई के जो सुपर हीरो है वो महेंद्र सिंह धोनी के रूप में अच्छी बैटिंग करेंगे, बड़ा स्कोर करेंगे, ऐसी उम्मीद जरूर है। लेकिन जब क्रिकेट शुरू होगा यानी मैच शुरू होगा तब देखना होगा कि अगर चेन्नई को पहले मौका मिलता है तो चेन्नई कितना बड़ा स्कोर करते हैं, वहीं अगर लखनऊ को मौका मिलता है तो लखनऊ कितना बड़ा स्कोर करते हैं। फिलहाल दोनों ही टीमों के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है और दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग हैं क्योंकि लखनऊ के लिए खास है कि लखनऊ की काना स्टेडियम में लखनऊ की टीम खेल रही है। दूसरी बात जरूरी यह है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी खुद मौजूद, यानी चेन्नई जो कि सबसे बड़ी टीम के तौर पे मानी जाती है। हालांकि चेन्नई का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है इस पूरे आईपीएल में, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो चेन्नई का जो खिलाड़ी है, जो बैट्समैन है, वो अच्छा जौहर दिखाएंगे क्रिकेट के मैदान में और एक बड़ा स्कोर बनाएंगे ताकि जो पूर्व में जो चीजें रही है वो बेहतर हो सके
ये आप देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और निश्चित तौर पर कुछ ही देर में ये क्रिकेट मैच है वो शुरू होगा और यहाँ पर लखनऊ और चेन्नई के बीच का ये IPL का मुकाबला है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या के लोग पहुंचे। बड़ी बात ये कि धोनी की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही एक झलक पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता चेन्नई को जीतने से। कैसा स्कोर करेगी ये निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन आज कहीं न कहीं लखनऊ के लिए बड़ा दिन है। चेन्नई और लखनऊ के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए बड़ी संख्या में लोग क्रिकेट प्रेमी है वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। उत्साह है वो हर तरफ यानी स्टेडियम के आसपास देखने को मिल रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैच शुरू होने वाला है और मैच शुरू होने से पहले ही लोगों का उत्साह है वो खास तौर पर धोनी को लेकर देखते हुए बन रहा है। रवि, लोगों से ही बात कर लीजिए, थोड़ा सा समय और है हमारे पास, लोगों की राय सुन ली जाए, क्या चीयर कर रहे हैं, कैसे चीयर कर रहे हैं सब लोग। शोर मत बचाना। हाँ, क्या कुछ कहेंगे बताइए आज के मैच को लेकर। मैं अमेठी के उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और मैं धोनी को देखने आया हूँ खास करके। ये दिखाइए क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, इन्होंने क्या लिखा बताइए। और मैं अपने घर से गेहूं बेच के आया हूं धोनी को देखने, धोनी का दर्शन करने आया हूं। गेहूं बेच कर रहा है धोनी की झलक पाने। आप कहां से आए हैं? मैं अमेठी रामगंज से हूं और अपने थाला को देखने के लिए आया, उनका पूरा फुल सपोर्ट करने के लिए। CSK फॉरएवर, वो कितने भी मैच हार जाएं, लेकिन हम लोग थाला को ही सपोर्ट करेंगे, थाला फॉरएवर। बिल्कुल। धोनी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, धोनी इतने सालों से खेल रहा है, अगर वो रिटायरमेंट भी ले लेता है इस साल, उसके लिए हमेशा दिल में जगह बनी रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं हटा सकता दिल से। आज के मैच में क्या उम्मीद करते हैं कि धोनी को मौका मिलता है, धोनी कितना स्कोर कर सकते हैं? सर कम से कम 50 तो धोनी बनाना चाहिए आज के मैच में, हम बहुत दूर से उनको देखने आए हैं। ये तस्वीर खुद बनाई है आपने? बस धोनी की सपोर्ट में। ये धोनी के सपोर्ट में ये तस्वीर लेके आए, आपने खुद बनाई है? जी 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 बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक ऐसे कई समर्थक ऐसे हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर बनाई है और तस्वीर को लेकर वो यहाँ आए हुए हैं, समर्थन में आए हैं ताकि महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट मैदान में उतरे अलीकाला स्टेडियम में जब बैटिंग करने उतरे बड़ा स्कोर करें। कितनी उम्मीद करती है आज महेंद्र धोनी कितना स्कोर करें? 250 अकेले कितना बनाए? नहीं, धोनी वही 30-32 50। बताइए, ये 30-32 पे रुक गए हैं और ये 50 पे। आप कितना चाहते हैं? अरे धोनी खेलने आ जाए, वही बहुत है। आज धोनी खेलेगा और हनुमान जी की पूजा देके आए, धोनी जीतेगा। चेन्नई जीतेगा, थाला का कमबैक हो जाएगा। कितना स्कोर देखते हैं आज? अगर चेन्नई की टीम पहले खेलती तो कितना स्कोर करेगी आज? 219 रन बनाएंगे आज 205 210 तक जाएंगे पक्का। बताइए, आप आ जाइए, बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम आए प्रतापगढ़ से आए हैं। चेन्नई को लेकर बड़ी उम्मीदें की जा रही है, चेन्नई का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें की जा रही है। क्या लगता है महेंद्र धोनी का बल्ला बोलेगा आज? लखनऊ जीतेगा मैच। लखनऊ जीतेगा। चलिए, लखनऊ का समर्थक है, आप ये बताइए। धोनी जीतेगा। ओनली क्या स्कोर करेगा धोनी? 200 प्लस। धोनी अकेला बना लेगा? नहीं, अकेला नहीं बनाएगा, लेकिन 50 बनाएगा। 50 बनाएगा। फील्ड है इसमें, इस फील्ड में पहले भी CSK ने स्कोर बनाया है। माही फ्लॉप हो चुके हैं, लखनऊ जीतेगा। लखनऊ हारेगा। चेन्नई कमबैक करेगी, आज चेन्नई कमबैक करेगी। इसमें CSK ने पहले भी स्कोर बनाया है। कर चुकी है। एक मिनट, ये जो मैच चेन्नई को कमबैक करना ही होगा। ये जो फील्ड है इसमें CSK ने पहले भी स्कोर बनाए हैं और गेम जिताए हैं और आज भी चांसेस है, 99% चांसेस है गेम जीतेगा CSK। देखना जीतेगा चेन्नई। 2010 का इतिहास दोहराएगी फिर से आज। क्या लगता है जीतेगा? आपको जीतना ही पड़ेगा चेन्नई को। लखनऊ जीतेगा। लखनऊ डू और डाई सिचुएशन, आज जीतना ही पड़ेगा और जीतेगा ही। हनुमान जी के जो समर्थन है रवि थोड़ा समय कम है और मैच का तो मामला ऐसा है कि जितना दिलचस्प मौके पर दिखता है टीवी पर उतना आनंद तो नहीं आता, इस बात में कोई दो राय नहीं। जो मजा ग्राउंड का है वो ग्राउंड का है और लोग अपने चहेते क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए जो है वो सब संघर्ष करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। इन्हीं खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।